हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर एक नया टॉपिक के ऊपर, ठीक है, जो कि रेलिवेंट है हर एक एग्जाम के लिए, और सिर्फ एग्जाम के लिए ही रेलिवेंट नहीं है, ये जो है हम लोग का कंट्री के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो क्या है G20। ठीक है, जो क्या है G20 जो है हम लोग का कंट्री के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि इस साल जो है जो G20 हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक नया टॉपिक जो क्या है G20 समिट। जो क्या है G20 समिट, ये जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जैसा इंपॉर्टेंट है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है हम लोगों का कंट्री के लिए भी, क्योंकि हम लोगों का कंट्री में पहली बार जो है G20 समिट हुआ है। तो उसके ऊपर जो है पूरा डिटेल्स हम लोग पढ़ेंगे कि हम लोग कंट्री में G20 जो समिट हुआ उसमें इंडिया के कौन से इनिशिएटिव्स थे, उस इनिशिएटिव का सिग्निफिकेंस क्या था, उसका इंपैक्ट क्या हमें देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि G20 फॉर्म कैसे हुआ और G20 फॉर्म क्यों हुआ और G20 का इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, तो ये हर चीज के ऊपर जो है आज हम लोग फोकस करेंगे। तो चलो सबसे स्टार्ट करते हैं हम लोग G20 से। ठीक है, G20 से चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। चल, G20 फुल फॉर्म क्या है? G20 का फुल फॉर्म क्या है बच्चों? ग्रुप ऑफ 20। G20 का फुल फॉर्म है ग्रुप ऑफ 20। ठीक है, G20 का फुल फॉर्म है ग्रुप ऑफ 20। ठीक है, तो इसमें क्या है 19 कंट्रीज है। इसमें क्या है, इसमें हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज एक नया टॉपिक से जो क्या है G20 समिट। जो G20 समिट है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट तो बन ही जाता है, उसके साथ साथ ये क्या है, ये इंडिया के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया में जो है पहली बार G20 समिट प्रेजेंट किया गया, तो ये इंडिया के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है और इंडिया ने इसको बखूबी से निभाया है। ठीक है, तो यहां पे हम लोग क्या पढ़ेंगे कि G20 जो है कैसे फॉर्म हुआ, G20 कैसे फॉर्म हुआ, फिर G20 का सिग्निफिकेंस क्या है, G20 समिट कब से स्टार्ट हुआ, और ये G20 में इंडिया के कौन कौन से इनिशिएटिव्स थे, और ये जो इनिशिएटिव्स इंडिया ने लिए उसके सिग्निफिकेंसेस क्या थे, उसके ऊपर जो है आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं G20 से। ठीक है, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं G20 से। चल, G20 का फुल फॉर्म क्या है? ग्रुप ऑफ 20। G20 का फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें देखो 19 कंट्रीज है, इसमें 19 कंट्रीज है एंड यूरोपियन यूनियन
एंड यूरोपियन यूनियन जो कि एक रीजनल पावर है, तो ये मिलके बन गया G20। ठीक है, ये इस साल जो है इंडिया में हुआ है, यानी कि भारत में हुआ है। इस साल का थीम क्या था? वसुधैव कुटुंबकम। इस साल का थीम क्या था? वसुधैव कुटुंबकम। इंपॉर्टेंट बन जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, वसुधैव कुटुंबकम जो है इस साल का थीम था, जो क्या है? वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। जो क्या है? वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। ये जो वसुधैव कुटुंबकम है, ये लिया गया है महा उपनिषद से। ये लिया गया है महा उपनिषद से। ठीक है, ये जो है महा उपनिषद से लिया गया है। इस साल का जो G20 समिट है वो कब से कब तक हुआ? ये हुआ 9 से लेके 10th ऑफ सितंबर, 9 से लेके 10th ऑफ सितंबर 2023 को। ठीक है, तो दो चीजें तुमको सुनने को मिलेगा, एक जो है G20 समिट, एक जो है G20 समिट, और दूसरा क्या है? G20 मीटिंग्स। तो इसमें डिफरेंस क्या है? अब देखो, अगर कहीं पे भी अगर तुमको मीटिंग्स दिखे तो इसका मतलब क्या है? वहां पे जो है मिनिस्टर्स इन्वॉल्व है। तो वहां पे क्या है? मिनिस्टर्स इन्वॉल्व है। तो कहीं पे भी अगर तुमको G20 मीटिंग्स दिखे तो उसमें जो है मिनिस्टर्स इन्वॉल्व है। बट अगर तुमको अगर समिट देखने को मिला ना, तो इसका मतलब क्या है? कंट्री के हेड जो है उसमें इन्वॉल्व है, यानी कि ये हो सकता है कि वहां के प्राइम मिनिस्टर हो या फिर प्रेसिडेंट हो। ठीक है, तो हमेशा कहीं पे भी तुमको देखने को, इसका मतलब क्या है? कंट्री हेड, कंट्री हेड का मीटिंग होगा। तो ये कहां पे हुआ? दिल्ली में। ये हुआ था वेन्यू, वेन्यू क्या था? भारत मंडपम, भारत मंडपम, भारत मंडपम, भारत मंडप ICC, यानी कि प्रगति मैदान में स्थित है, जो कहां पे है? न्यू दिल्ली में स्थित है। ठीक है, ये जो G20 समिट था, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो G20 था, इसके चेयरमैन कौन थे? इसके चेयरमैन कौन थे? इसके चेयरमैन थे नरेंद्र मोदी। ठीक है, तो ये जो इंफॉर्मेशन है इसको काइंडली नोट कर लेना, इसको काइंडली नोट कर लेना। ठीक है, तो इसके चेयरमैन कौन थे? श्री नरेंद्र मोदी। और ये जो इस साल का जो G20, ये कौन से G20 समिट को फॉलो किया? 2022 का बाली समिट, 2022 का बाली समिट जो कि इंडोनेशिया में हुआ था, उसको फॉलो किया है। और इसको प्रीसीड किसको किया है? 2024 का रियो दी जनेरियो समिट, रियो दी जनेरियो समिट, रियो दी जनेरियो समिट जो कि ब्राजील में होने वाला है, तो उसको जो है प्रीसीड किया है। तो यानी कि 2022 में जो बाली समिट है उसको जो है कंटिन्यू किया है इस साल का न्यू दिल्ली समिट, एंड 2024 का जो रियो दी जनेरियो समिट है उसको जो है प्रीसीड किया है। तो समझ में आया? समझ में आया बच्चों? ठीक है, तो आगे बढ़े। ठीक है, तो G20 का, तो G20 का जो भी शुरुआत है, जो हिस्ट्री है, उसके बारे में अभी हम लोग फोकस करेंगे। ठीक है, तो G20 का जो शुरुआत है, जो हिस्ट्री है, उसके ऊपर जो है हम लोग अभी फोकस करेंगे। देखो, बात है 1967 की, देखो बात है 1967 की। ठीक है, तो उस समय, ये जो 1967 में, उस समय क्या हुआ? उस समय इजराइल के ऊपर, उस समय इजराइल के ऊपर अटैक किया कौन? सीरिया एंड इजिप्ट। उस समय इजराइल के ऊपर अटैक किया कौन? सीरिया एंड इजिप्ट। ठीक है, हालांकि उस समय जो है इजराइल वो युद्ध जीत गए थे, इजराइल वो युद्ध जीत गए थे। उसके बाद 1973 में, उसके बाद 1973 में, ठीक है, उन लोगों को ऐसा लगा कि हम लोग एक बार जो है युद्ध जीत गए हैं, हम लोग, ये इजिप्ट और सीरिया को ऐसा लगा कि हम लोग जो है युद्ध तो हार गए हैं इजराइल से, तो हम लोग फिर से अटैक करते हैं। तो 1973 में देखो, जो ज्यूइश लोग होते हैं, क्योंकि हम लोग को पता है कि इजराइल में कौन लोग रहते हैं? ज्यू लोग। तो उन लोगों का एक फेमस फेस्टिवल होता है जिसे कहा जाता है योम किप्पुर,
जिसे कहा जाता है योम किप्पुर, ठीक है। और इसी योम किप्पुर के दिन जो है अटैक किया गया ये इजिप्ट और सीरिया द्वारा, किसके ऊपर, किसके ऊपर, इजराइल के ऊपर, ठीक है। सो योम किप्पुर वॉर के नाम से भी ये फेमस है, ठीक है। तो योम किप्पुर वॉर के नाम से भी फेमस है। अब देखो इजराइल, देखो एक छोटा सा देश है, अब इसके ऊपर ये इजिप्ट और सीरिया ने इसके ऊपर अटैक किया, तो ऑब्वियसली क्या है, इजराइल जो है ये युद्ध हार रहे थे, इजराइल ये युद्ध हार रहे थे। अब इजराइल जैसे ही ये युद्ध हार रहे थे तो उस समय इजराइल का साथ दिया कौन, इजराइल का साथ दिया तो तब का यूएसए का जो प्रेसिडेंट था निक्सन, उसने जो है इजराइल का साथ दिया, ठीक है। तो तब का जो प्रेसिडेंट था यूएसए का निक्सन, उसने जो है साथ दिया। ये जो है ये प्रेसिडेंट निक्सन है, ये जो है ये प्रेसिडेंट निक्सन है। इसने जो है आर्म्स एंड एम्युनिशन प्रोवाइड किए, इसने जो है आर्म्स एंड एम्युनिशन प्रोवाइड किए। तो देखो जैसे अभी भी हम, जैसे अभी भी हम लोग को मिलता है कि जो इजराइल पैलेस्टीन का जो वॉर चल रहा है, ठीक है, हमास मिलिटेंट्स के साथ, उसमें भी जो है यूएसए ने साथ दिया इजराइल का, ठीक है, बाय सेंडिंग एयरक्राफ्ट, जो वॉरशिप्स हैं वो सेंड करके। तो उस समय जो है यूएसए ने भी साथ दिया, किसको, इजराइल को साथ दिया, ठीक है। तो अब देखो क्या हुआ कि जो यूएसए के जो प्रेसिडेंट थे निक्सन, उन्होंने तो साथ दिया और अल्टीमेटली इजराइल ये वॉर जीत गए थे। तो उसके बाद क्या हुआ, अब जो मुस्लिम कंट्रीज थे इजिप्ट और सीरिया, तो उसके जो दोस्त थे, ठीक है, जैसे जिसे हम लोग अरब कंट्रीज कहते हैं, तो हम लोगों को पता है कि देखने को मिलता है जो अरब कंट्रीज है वहीं पे हम लोगों को जो है पेट्रोलियम देखने को मिलता है। अब ये जो पेट्रोलियम है, अब उनका ये कहना था कि ये जो पेट्रोलियम है हम लोग आपको प्रोवाइड नहीं करेंगे, ठीक है, हम लोग आपको प्रोवाइड नहीं करेंगे, ये जो है कहना था। अब उस समय क्या था, उस समय था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अरब पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। हालांकि अभी क्या है, अभी सिर्फ ओपेक है, अभी जो है ओपेक है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। बट उस समय क्या था, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अरब पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, यानी कि उस समय था OAPEC। अब इन्होंने डिसाइड किया कि हम लोग जो है पेट्रोलियम प्रोवाइड नहीं करेंगे, क्योंकि आपने हमारे जो भाई हैं इजिप्ट और सीरिया, उसके ऊपर आपने मदद की इजराइल को और उसको मदद किया, तो इसीलिए जो है उन्होंने डिसाइड किया कि हम लोग जो है पेट्रोलियम प्रोवाइड नहीं करेंगे। अब पेट्रोलियम अगर प्रोवाइड नहीं करेगा तो पेट्रोलियम तो मेन फ्यूल है, और ये पेट्रोलियम की वजह से क्या है, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट ये हम पर होगा, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन में हम लोगों को इशू देखने को मिलेगा, ट्रांसपोर्टेशन में हम लोगों को जो है प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। तो इसके वजह से क्या हुआ, इसके वजह से जो फ्यूल प्राइसेस हैं वो बढ़ गए। जो देखो जो फ्यूल प्राइसेस हैं, जो फ्यूल प्राइस है वो क्या हो गया, वो बढ़ गया। और ये फ्यूल प्राइस अगर बढ़ जाता है तो अल्टीमेटली क्या हो जाता है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो भी बढ़ जाता है। और अगर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अगर बढ़ जाएगा तो मिलेगा, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, क्योंकि ये कौन सा इन्फ्लेशन हो जाएगा, ये कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन हो जाएगा, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन हो जाएगा, यानी कि कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे देखो फ्यूल प्राइस बढ़ने के कारण ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ रहा है, और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ने के कारण सामान का प्राइस भी बढ़ जाएगा। तो अल्टीमेटली हम लोगों को कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन देखने को मिला, जिसके वजह से फूड प्राइसेस इंक्रीज हो गए, जिसके वजह से फूड प्राइसेस जो है वो इंक्रीज हो गए। और जैसे ये फूड प्राइसेस इंक्रीज हो गया तो उस समय ये प्रॉब्लम जो है ये पूरा वर्ल्ड में धीरे धीरे देखने को मिला, ठीक है। अब देखो फूड प्राइस इंक्रीज हो जाएगा यानी कि इन्फ्लेशन आएगा, तो ये जो है ये वर्ल्ड का इकोनॉमी के लिए सही नहीं है, और वर्ल्ड का इकोनॉमी के लिए सही नहीं है, तो इसीलिए इस समय जो डेवलप नेशन है उन्होंने ये जो है डिसाइड किया कि हम लोग मिलके जो है एक मीटिंग हम लोग ऑर्गेनाइज करेंगे, जहां हम लोग किसके ऊपर बात करेंगे, हम लोग जो है कैसे इकोनॉमिक जो सिचुएशंस है कैसे उसको हम लोग हैंडल करें, उसके ऊपर जो है हम लोग मिलके बात करेंगे। सब है
पहले यूएस, ठीक है, फिर यूके, देन फ्रांस एंड जर्मनी, ठीक है। 1973 में यूएसए, यूके, फ्रांस एंड जर्मनी, ये चारों ने मिलके जो है बातचीत करने लगे, ठीक है। तो जो फिनेंस मिनिस्टर्स हैं और जो सेंट्रल बैंक गवर्नर्स हैं वो मिलके बात करने लगी कैसे हम लोग जो इकोनॉमिक सिचुएशन है कैसे उसको हम लोग इंप्रूव करें, ठीक है। तो उसके ऊपर जो है बातचीत करने लगे। अब जब ये बातचीत करने लगे तो जो ग्रुप फॉर्म हुआ उसका नाम हुआ G4, उसका नाम हुआ G4 यानी कि ग्रुप ऑफ 4। फिर बाद में 75 में यहां पे ज्वाइन हुआ जापान एंड इटली, ठीक है। एंड लास्टली 76 में फॉर्म हुआ इस ग्रुप में ज्वाइन हुआ कनाडा। तो एट लास्ट ये 7 कंट्रीज मिलके बन गया G7, ये 7 कंट्रीज मिलके बन गया G7। ये लोग मेनली किसके ऊपर फोकस करके बात करते थे, ये मेनली जो है जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैं कि कौन से हम लोग जो है चेंजेस लाएंगे जिससे क्या है हम लोगों को जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो उसमें जो है हम लोगों को ग्रोथ देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये लोग बात करने लगे ऑन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। तो ये 7 कंट्रीज जो थे ये कैसे नेशंस थे, ठीक है। तो ये 7 कंट्रीज जो है मिलकर ग्रुप फॉर्म किए जिसका नाम था G7, ठीक है। कब फॉर्म हुआ ये, इन द ईयर ऑफ 1976, ठीक है। तो इन द ईयर ऑफ 1976 जो है ये G7 फॉर्म हुआ, ठीक है। समझ में आया बच्चों। देन नेक्स्ट देखो इस ग्रुप में इन द ईयर ऑफ 1998 इस ग्रुप में एक और कंट्री को यहां पे ऐड किया गया। तो जो कौन सा कंट्री है वो है रशिया। एक और कंट्री को यहां पे ऐड किया गया इन द ईयर ऑफ 1998, एक और कंट्री को ऐड किया गया जो है रशिया, ठीक है। तब बन गया था ये G8, ठीक है। देखो G8 कंट्रीज लिखा गया है तो तब बन गया ये G8 यानी कि ग्रुप ऑफ 8, ठीक है। क्योंकि रशिया भी जो है वो भी एक डेवलप नेशन है तो उसको भी जो है यहाँ पे इंक्लूड किया गया। हाल में जो है इसको निकाल दिया गया था जब रशिया ने अटैक किया किसके ऊपर, क्रीमिया के ऊपर, ठीक है। तो 2014 में इसको निकाल दिया गया था जब रशिया ने अटैक किया किसके ऊपर, क्रीमिया। तो रशिया ने जब क्रीमिया के ऊपर अटैक किया, ठीक है। लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन। देखो रशिया ने जब यहाँ पे क्रीमिया के ऊपर अटैक किया, ठीक है, रशिया ने जब यहाँ पे क्रीमिया के ऊपर अटैक किया तो उसमें जो इसको G8 नेशन से निकाल दिया गया। तो 2014 में G8 से चेंज होके ये क्या बन गया, फिर से G7 बन गया कि जब रशिया को निकाल दिया गया, व्हेन रशियन एम्पायर इन्वेडेड क्रीमिया, तो उस समय जो है उसको निकाल दिया गया। तो तब से जाके जो है अभी भी जो है ये G7 कंट्रीज ही है, ठीक है। देन नेक्स्ट देख लेते हैं। देखो इस बीच में 1991, इस बीच में अगर हम लोग 1991 अगर हम लोग तो देखो 1991 में हम लोगों को क्या देखने को मिला, गल्फ वॉर देखने को मिला। 1991 में हम लोगों को क्या देखने को मिला, गल्फ वॉर देखने को मिला। यानी कि जो गल्फ रीजन है, ठीक है, जो गल्फ रीजन पे हम लोगों को वॉर देखने को मिला। और हम लोगों को पता है कि हम लोगों के जो इंडियन बहुत सारे सिटीजन जो है उस समय गल्फ में काम करते थे। और गल्फ में अगर वॉर हो रहा है वहां पे अगर लोग अगर काम करते हैं तो अल्टीमेटली क्या है उन लोगों का जो नौकरी वोकरी वो सब चला जाएगा। और अगर नौकरी चला जाएगा तो बाहर जो पैसे आ रहे थे वो भी बंद हो जाएंगे। तो अल्टीमेटली हम लोगों को क्या देखने को मिला कि जो फॉरेन रेमिटांसेस हैं यानी कि बाहर से जो पैसे आते थे वो क्या हो गया, वो कम हो गया। तो फॉरेन रेमिटांसेस, तो जो फॉरेन रेमिटांसेस हैं वो क्या हो गए, वो कम हो गए। फॉरेन रेमिटांसेस कम हो गए, देन क्या कम होता हुआ हमें दिखा, रिजर्व, फोरेक्स यानी कि फॉरेन एक्सचेंज, जो फोरेक्स रिजर्व है वो भी कम हो गए। जो ऑयल प्राइस है, जो ऑयल प्राइस है वो भी बढ़ गए, जो ऑयल प्राइस है वो भी बढ़ गए क्योंकि गल्फ वॉर चल रहा था।
और हम लोगों का ऑयल रिजर्व भी खत्म हो रहा था, हम लोगों का ऑयल रिजर्व भी खत्म हो रहा था। तो इसी समय हम लोगों को पता है कि 1991 में क्या फॉर्म किया गया, नरसिम्हम, एंड 1998 में फॉर्म किया गया नरसिम्हम कमेटी 2। ठीक है, तो वो सबसे पहला जो है, जो 1991 में नरसिम्हम कमेटी 1 जो बना था, वो फोकस किया था कि कैसे हम लोग जो है अपना इंडिया का इकोनॉमिक कंडीशन को कैसे हम लोग जो है बरकरार रखें, कैसे उसमें चेंजेस लाके कैसे उसको हम लोग स्टेबलाइज करें। एंड 1998 में वो फोकस किया था बैंकिंग रिफॉर्म्स के ऊपर। तो ये जो है इश्यूज हम लोगों को देखने को मिला था 1991 में, यानी कि इंडिया का जो इकोनॉमिक कंडीशन वो भी कुछ सही नहीं था, वो भी धीरे धीरे गिर ही रहा था। ठीक है, सो गल्फ वॉर देखने को मिला, फॉरेन रेमिटेंसेस कम हो गए, फॉरेक्स रिजर्व कम हो गए, बढ़ गए, ऑयल रिजर्व भी जो है कम हो गया था। ठीक है, अब इसके बाद देखो क्या देखने को मिला, ये तो 1991 के बाद ये प्रॉब्लम्स हम लोगों को देखने को मिला ही था। तो इसके बाद कौन सा इशू हम लोगों को देखने को मिला, इसके बाद जो है हम लोगों को एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस देखने को मिला। इसके बाद जो हम लोगों को एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस देखने को मिला, जो कहां से स्टार्ट हुआ फ्रॉम थाईलैंड। जो कहां से स्टार्ट हुआ, जो स्टार्ट हुआ फ्रॉम थाईलैंड। तो थाईलैंड में क्या हो गया, थाईलैंड के जो करेंसी प्राइस है वो गिरने लगे। करेंसी प्राइस गिरने लगे तो अल्टीमेटली इसका मतलब क्या है, इन्फ्लेशन जो है, इन्फ्लेशन जो है बहुत हाई हो गया। अब इन्फ्लेशन बहुत हाई हो गया था, यानी कि लोगों को जो है कम अमाउंट ऑफ जो गुड्स हैं और जो सर्विसेज हैं, तो उसको जो है ज्यादा पैसा देके उसको लेना पड़ रहा था। तो अल्टीमेटली ये क्या है, ये इफेक्ट हो रहा था। और हम लोगों को पता है ये कौन सा दौर चल रहा, ग्लोबलाइजेशन। और ग्लोबलाइजेशन एरा में क्या होता है कि एक कंट्री का जीडीपी दूसरे कंट्री का जीएनपी बन जाता है। तो इसी वजह से क्या होता है, तो हर एक कंट्री जो इंटरकनेक्टेड है, तो थाईलैंड से फैल गया मलेशिया, मलेशिया इंडोनेशिया, इंडोनेशिया से हांगकांग, ऐसे करते करते जब साउथ कोरिया में पहुंच गया। ठीक है, जब ये साउथ कोरिया में पहुंच गया तो वहां पे इतना खराब सिचुएशन हुआ कि ऐसा टाइम आया कि साउथ कोरिया का जो सरकार है वो गिरने वाला था। जो साउथ कोरिया का जो सरकार है वो गिरने वाला। तो उस समय जो G7, उस समय जाके जो G7 कंट्रीज है डिसाइड किया कि सिर्फ हम लोग ये 7 कंट्रीज मिलके जो है पूरा वर्ल्ड का इकोनॉमिक कंडीशन को हम लोग संभाल नहीं सकते। अगर संभाल लेते तो ये प्रॉब्लम तो देखने को नहीं मिलता। तो तब जाके डिसीजन लिया गया कि हर एक कंटिनेंट से मिनिमम एक या फिर एक से अधिक जो है कंट्रीज को हम लोग इंक्लूड करेंगे और एक जो है ऐसा ग्रुप फॉर्म करेंगे जहां पे हम लोगों का मेन फोकस क्या रहेगा, मेन फोकस रहेगा ऑन इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। जो जहां पे हम लोगों का मेन फोकस क्या रहेगा, मेन फोकस रहेगा ऑन इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। कैसे हम लोग जो है जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है उसको कैसे हम लोग वापस लेकर आए। तो तब जाके डिसीजन लिया गया कि हम लोग जो है ये G20 ग्रुप स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो तब जाके डिसीजन लिया गया कि कैसे हम लोग ये ग्रुप स्टार्ट करेंगे। तो देखो इन द ईयर ऑफ 1999 देखो G20 फॉर्म किया गया। इन द ईयर ऑफ 1999 तो ये जो G20 है ये फॉर्म किया गया। देखो पहले से ही कौन कौन से कंट्रीज थे, देखो पहले से ही जो G7 कंट्रीज है, जैसे कनाडा हो गया, यूके हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, देन इटली हो गया, जापान हो गया। ठीक है, एंड यूएसए। तो ये जो टिक मार्क वाले जो है ये G7 कंट्रीज थे। मैं यहां पे लिख देता हूं, जो टिक मार्क वाले हैं वो है G7 कंट्रीज। ठीक है, जो टिक मार्क वाले हैं वो है G7 कंट्रीज। मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूं। ठीक है, देन यहां पे ऐड, तो 5 ऐड किए गए, लार्ज पावर्स जो कि ग्रीन कलर से लिखा गया, लार्ज पावर्स ऐड किए। कौन कौन से, सबसे पहला जो है ब्राजील ऐड किया गया, देन साउथ अफ्रीका यहां पे ऐड किया गया। देखो किया गया, ग्रीन कलर से है, दे आर लार्ज। ठीक है, साउथ अफ्रीका, देन इंडिया को यहां पे ऐड किया गया,
देन चाइना को ऐड किया गया एंड देन रशिया को यहां पे ऐड किया गया। तो ये 5 जो है लार्ज पावर्स को ऐड किए गए। तो देखो कितना हो गया, वहां पे G7 था, यहाँ पे जो है लार्ज पावर जो है 5 यानी 12 हो गया एंड बाकी बचा रीजनल पावर्स। चलो फिर से पेन का कलर मैं चेंज कर लेता हूं, ठीक है। देन रीजनल पावर्स देख लेते हैं। देखो रीजनल पावर्स 8, ठीक हो गया रीजनल पावर्स, ठीक है। जो रीजनल पावर्स है वो बन गए 8। तो रिमेनिंग पावर्स है जैसे, ठीक है, चीना, ऑस्ट्रेलिया, देन इंडोनेशिया, देन यहां पे मेक्सिको, सऊदी अरेबिया, कोरिया, टर्की, देन यूरोपियन यूनियन। तो ये जो है 8 रीजनल पावर्स बन गए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे G7, यहाँ पे देखो G7 के 7 जो लार्ज पावर्स हैं उसके 5, रीजनल पावर्स के 8 मिलके बन गए ग्रुप ऑफ 20। समझ में आया? तो ऐसे फॉर्म किया गया G20। हर किसी को क्लियर है? हर किसी को क्लियर है? किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट? ठीक है, G20 कैसे फॉर्म किया गया। एंड G20 में जो पहले तो ग्रुप ऑफ 7 था ही, उसके साथ लार्ज पावर्स, जो लार्ज पावर्स है वो कौन कौन से थे? 5 लार्ज पावर्स थे, जो क्या है, ब्राजील, चाइना, इंडिया, रशिया, साउथ अफ्रीका। एंड देन 8 रीजनल पावर्स ऐड किए गए, जो क्या है, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, मेक्सिको, सऊदी अरेबिया, साउथ कोरिया, टर्की एंड यूरोपियन यूनियन। तो क्लियर है? क्लियर है G20 कैसे फॉर्म किया गया एंड कौन कौन से कंट्रीज जो है इसमें इंक्लूडेड हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि G20 इतना इंपॉर्टेंट क्यों बन जाता है। देखो G20 इतना इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि ये टोटल जो जीडीपी का, वर्ल्ड का जीडीपी है, वर्ल्ड में जितने भी कंट्रीज हैं उसमें से सिर्फ ये 20 जो मेंबर्स हैं, सिर्फ ये 20 जो मेंबर्स हैं, जितने भी वर्ल्ड के जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं उसके 85% जो है G20 नेशंस कंस्टिट्यूट करता है। देखो ऑरेंज वाला जो है G20 है और ये रेड वाला जो है रेस्ट ऑफ द कंट्रीज। कि G20 के अलावा देखो कितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं वर्ल्ड में, 15%। और G20 इकलौता जो है 85% को कंस्टिट्यूट करता है। तो इसलिए जो है G20, अगर वर्ल्ड का ट्रेड के बारे में बात करें तो देखो 75% टोटल जितना वर्ल्ड में ट्रेड होता है, ठीक है, उसमें 75% G20 कंट्रीज ही करते हैं एंड बाकी 25 जो परसेंट है वो दूसरे नेशंस करते हैं। देन अगर हम लोग बात करें वर्ल्ड का पॉपुलेशन का, तो वर्ल्ड का पॉपुलेशन का 70%, वर्ल्ड का पॉपुलेशन का 70% जो है वो किसके पास है? G20 के पास है। और 30% है वो किसके पास है? रेस्ट ऑफ द कंट्रीज के पास है, ठीक है। तो वर्ल्ड का पॉपुलेशन का 70% जो है किसके पास है? G20 के पास है। एंड जो 30% है वो किसके पास है? रेस्ट ऑफ द कंट्रीज के पास है। तो इसीलिए जो है G20 का इतना बड़ा सिग्निफिकेंस है एंड G20 जो है इतना बड़ा जो है इकोनॉमिक फोरम है, जहां पे कंट्रीज आके जो है यहाँ पे अपने बीच में जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, फिर दूसरे फैक्टर्स के ऊपर जो है बातचीत करते रहते हैं। तो इसलिए जो है G20 इतना इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। तो G20 का इंपॉर्टेंस क्यों है, हर किसी को समझ में आया? चल आगे बढ़। अब देखो यहां पे इस बीच में देखो G20 फॉर्म तो हो गया, देखो G20 फॉर्म तो हो गया, बट यहां पे हम लोगों को क्या देखने को मिला 2008 में? 2008 देखने को मिला फाइनेंशियल क्राइसिस, जिसे ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस भी कहा जाता है। ये स्टार्ट हुआ था यूएसए का लेमन ब्रदर्स से, ये हुआ था यूएसए का लेमन ब्रदर्स से जो है ये स्टार्ट हुआ। अब देखो, अब तुम्हारे मन में ये आ सकता है कि सर G20 तो फॉर्म किया गया था इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाने के लिए, तो फिर ये ऐसा प्रॉब्लम क्यों हुआ? क्योंकि देखो 2008 में क्या हुआ था, जो हम लोगों को ग्लोबल फाइनेंशियल ब्रेकडाउन देखने को मिला था, उसका सोल रीजन जो है सिर्फ इकोनॉमी नहीं था,
उसके पीछे क्लाइमेट चेंज भी था, टेररिज्म भी था, या फिर जो दूसरे ग्लोबल इश्यूज थे वो भी थे। क्योंकि G20 है ना, वो सिर्फ किसके ऊपर बात करने लगे, वो वहां पे जो है सिर्फ सेंट्रल बैंक गवर्नर्स। पहले जो G20 था, G20 में सिर्फ कौन बात, मिनिस्टर फाइनेंस एंड सेंट्रल बैंक के जो गवर्नर्स होते थे, यानी कि जैसे हम लोग गवर्नर हो गए, अमेरिका का मान लो फेडरल रिजर्व के गवर्नर हो गए, ठीक है, तो ये सब के बातचीत करते थे और वो लोग बात करते थे सिर्फ इकोनॉमिक कोऑपरेशन। जो फैक्टर्स हैं जैसे मान लो क्लाइमेट हो गया, टेररिज्म हो गया, ठीक है, या फिर दूसरे जो ग्लोबल इश्यूज हैं उसके ऊपर बात नहीं की। तो इसीलिए जाके जो है हम लोगों को ये जो ग्लोबल फाइनेंशियल ब्रेकडाउन देखने को मिला 2008 में। और इसके बाद जाके डिसीजन लिया गया कि नहीं, हम लोग अगर सिर्फ इकोनॉमी के ऊपर बात करेंगे तो ऐसा नहीं चलेगा, हम लोग को जो है दूसरे फैक्टर्स को भी यहां पे इंक्लूड करना पड़ेगा। तो तब जाके 2008 में डिसीजन लिया गया कि यहां पे जो है कंट्री के हेड के बीच में बातचीत होगा। तो कंट्री के हेड के बीच में बातचीत होगा, ठीक है, एंड पूरा साल भर जो भी हम लोग डिसीजंस लेंगे उसके ऊपर जो है फाइनल डिसीजन कौन लेगा, कंट्रीज के हेड, यानी कि कंट्री प्रेसिडेंट जो है इसके ऊपर जो है फाइनल डिसीजन लेगा। तो 2008 से हम लोगों को क्या देखने को मिला, तो 2008 से हम लोगों को क्या देखने को मिला, G20 समिट। तो जो G20 समिट समिट जो करता है ना, तो ये G20 समिट हम लोगों को देखने को मिला 2008 से। तो समझ में आया कि G20 समिट से फॉर्म हुआ। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड। ये देखो 2008 में, ये देखो 2008 में दिस वाज द फर्स्ट G20 समिट हुआ था वॉशिंगटन डीसी में। वॉशिंगटन डीसी में हुआ था ये, ठीक है। तो देखो हम लोगों के जो प्राइम मिनिस्टर है मनमोहन सिंह जी वहां पे भी थे, ठीक है। देन अमेरिका के प्रेसिडेंट, देखो अमेरिका के प्रेसिडेंट जॉर्ज डब्ल्यू बुश थे उस समय, ठीक है। तो उस समय डिसीजन लिया गया कि जो G20 समिट है, जो G20 समिट है, ये हर साल जो है डिफरेंट कंट्रीज में होगा, मतलब जितने भी पार्टिसिपेटिंग मेंबर्स हैं उसमें जो है ये G20 समिट होगा। और ये जो G20 समिट है, और ये जो G20 समिट है ये रोटेट होता रहेगा। ये रोटेट होता रहेगा, ये हर एक कंट्रीज में जो है रोटेट होता रहेगा। और ये नियम किसने बनाया, यूएसए ने बनाया। और हम लोग को पता है कि मान लो जो भी नियम बनाता है वही जो सबसे पहले नियम तोड़ता भी है, वही जो है सबसे पहले नियम तोड़ता भी है। तो 2000 में 2008 में यूएस था, 2009 में हुआ यूके में, 2009 में हुआ यूके में, देन अगेन 2010 यूएसए में हुआ था। तो अगेन 2010 में यूएसए में हुआ था। उस समय प्रेसिडेंट थे बैराक ओबामा, उस समय प्रेसिडेंट थे बैराक ओबामा, ठीक है। उस समय प्रेसिडेंट थे बैराक ओबामा, ठीक है। तो यूएसए में ऑलरेडी जो है 2 बार G20 हो चुका है, इंडिया का जो है इस साल पहली बार था। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड। इस साल कहां पे हमें देखने को मिला, ये जो है भारत मंडपम, भारत मंडपम आईसीसी, ठीक, एग्जीबिशन कन्वेंशन सेंटर, ठीक है, भारत मंडपम आईसीसी में देखने को मिला। एक और यहाँ पे जो है क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे बड़ा नटराज का स्टैचू, सबसे बड़ा नटराज का स्टैचू हम लोगों को कहां पे देखने को मिलता है, भारत मंडपम में, ठीक है। भारत मंडपम सब जो है को, ठीक है, कौन मेंबर्स थे G20 के? अगर हम लोग बात करें ना G20 के मेंबर्स के बारे में, देखो अगर हम लोग G20,
चलो अभी हम लोग आ जाते हैं G20 मेंबर्स। G20 मेंबर्स कौन से थे और उसके कंट्री के लीडर्स। G20 इससे पहला सब पहला जो लीडर है वो है जर्मनी का ओलाफ स्कोल। अब देखो तुम ये सर ये जर्मनी का सबसे पहले क्यों दिए हैं। अब देखो इसके पीछे कारण है कि जो मेंबर्स है ना उसको याद रखने का एक तरीका है, ठीक है। तो वो कौन सा तरीका है वो अभी हम लोग देखेंगे। देखो अभी क्या है, देखो ओलाफ स्कोल्स, देन आगे बढ़ते हैं यूएसए का जो बाइडेन, देन का व्लादिमीर पुतिन, यूके का ऋषि सुनक, देन जापान का किशिदा, गुरुजी, सबसे पहले आगे गुरुजी, जर्मनी, यूएसए, रशिया, यूके, जापान, इंडिया। जर्मनी, यूएसए, रशिया, यूके, जापान, इंडिया, ठीक है। गुरुजी आ गया। देन एस से सऊदी अरेबिया, सबसे पहले गुरुजी हो गया, अब सीता आएगा, ठीक है। सो यहां पे देखो सबसे पहले सऊदी अरेबिया, देन आई से आ गया इंडोनेशिया, तो तुर्की आ गया, टी से तुर्की आ गया रिसेप तय्यिप एर्दोगान, देन ए से आ गया अल्बर्टो फर्नांडेज अर्जेंटीना का। तो गुरुजी देन सीता, गुरुजी सीता, ठीक है, याद रहेगा गुरुजी सीता। क्या आएगा अभी जो है, अब आएगा ए, अब का ए ऑस्ट्रेलिया, एंथोनी अल्बनीज, एंड बी से इनासियो सिल्वा। तो गुरुजी सीता अब से ऑस्ट्रेलिया एंड ब्राजील। देखो एस से आएगा साउथ अफ्रीका, सिरिल रामाफोसा, देन एस से आएगा साउथ कोरिया, देन सी से आएगा जस्टिन ट्रूडो, से आएगा कनाडा जस्टिन। सो गुरुजी सीता अब एसएससी, देन एफसीआई आएगा, एफसीआई का एफ से आएगा फ्रांस, से आएगा चाइना, आई से आएगा जॉर्जिया मेलोनी। ये जो है G20 समिट के समय जो है बहुत इंस्टाग्राम में बहुत रील्स भी हमको देखने को मिले नरेंद्र मोदी जी के साथ। सो गुरुजी सीता अब एसएससी एफसीआई में, ठीक है। में से आ जाता है एम फॉर आ जाता है मेक्सिको, ऑब्राडोर, एंड देन यूरोपियन यूनियन का वॉन्डर लियन, ठीक है। सो गुरुजी सीता अब एसएससी में, तो याद रहेगा। तो ये जो है ये 19 कंट्रीज और यूरोपियन यूनियन को ये रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। देन आगे बढ़ते हैं कि नया नंबर ऐड किया गया इस साल, अफ्रीकन यूनियन जो है नया मेंबर ऐड किया गया। किसने ऐड किया, इंडिया ने ऐड किया। नाम क्या है, नाम क्या है, आजाली, ठीक है। तो नया मेंबर ऐड किया गया, नाम है प्रेसिडेंट का नाम है अफ्रीकन यूनियन का, ठीक है। तो अभी से जो है ये G21 बन गया है क्योंकि इंडिया ने जो अफ्रीकन यूनियन को परमानेंट मेंबर घोषित कर दिया है। देन आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। देखो यहां पे आ जाता है ट्रॉयका, देखो यहां पे आ जाता है ट्रॉयका। ट्रॉयका का मतलब क्या है कि यहां पे जो है जो प्रीसीडिंग जो पहले जो कंट्री में ऑलरेडी हो गया है, ठीक है, पहले जो कंट्री में हो गया वो रहेंगे। जो अभी प्रेजेंटली, ये क्या है प्रेजेंट, ये क्या है ये पास्ट है, और ये क्या है ये फ्यूचर है। तो यहां पे जो है पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीन कंट्रीज जो है यहां पे इन्वॉल्व रहेंगे। क्यों, क्योंकि देखो अगर मान लो लास्ट ईयर इंडोनेशिया ने
अगर मान लो लास्ट ईयर इंडोनेशिया ने G20 में मान लो कुछ अगर नए अगर कुछ अगर तो उस डिसीजंस को कौन जो है कैरी फॉरवर्ड करेगा, उस डिसीजन को कैरी फॉरवर्ड कौन करेगा, उस डिसीजन को कैरी फॉरवर्ड करेगा इंडिया ना, उस डिसीजन को कैरी फॉरवर्ड करेगा इंडिया। तो इसीलिए जो है इंडिया का होना जरूरी है। और इंडिया लेता है देन उसको कैरी फॉरवर्ड कौन करेगा, देन उसको कैरी फॉरवर्ड करेगा ब्राजील। ठीक है, तो इसीलिए जो है तीन जो नेशंस हैं वो हमेशा रहते हैं ट्रॉयका। तो ट्रॉयका इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, हर साल जो है ट्रॉयका रहता है, बट इस साल का ट्रॉयका इंपॉर्टेंट क्यों बन जाएगा, क्योंकि ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ग्लोबल साउथ को ये रिप्रेजेंट करता है। ये क्या है, ये ग्लोबल साउथ को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि अगर हम लोग ग्लोब को देखें तो उसको अगर बीच में से अगर हम लोग काट दिए तो देखो ये तीनों कंट्रीज जो है ये साउथ वाले हिस्से में हम लोगों को देखने को मिलेगा। यानी कि यहाँ पे डेवलपिंग नेशंस ज्यादा है। तो डेवलपिंग नेशंस अगर मान लो मेन फोरम में अगर रहेगा डेवलपिंग नेशन, तो जो भी कर पाएगा ना वर्ल्ड लेवल पे। तो इसीलिए यहाँ पे ट्रॉयका जो है बन जाता है। ट्रॉयका के कौन कौन से मेंबर्स हैं, इंडोनेशिया, इंडिया एंड ब्राजील। इंडोनेशिया, इंडिया एंड ब्राजील। या इंडोनेशिया का फ्लैग जो है ये रेड एंड व्हाइट होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, इनिशिएटिव्स ऑफ इंडिया अंडर आवर प्रेसिडेंटशिप, कि इस साल जो है कौन कौन से इनिशिएटिव्स लिए गए इंडिया द्वारा हम लोगों का जो प्रेसिडेंटशिप के अंडर में। ठीक है, तो देखो सबसे पहला इनिशिएटिव मोस्ट इम्पोर्टेंट इनकल्पेशन ऑफ अफ्रीकन यूनियन ऑफ अफ्रीकन यूनियन किया गया। अब इंडिया के पास ये पावर कहां से आया कि अफ्रीकन यूनियन को इंक्लूड करने का। इंडिया के पास पावर वैसे नहीं आया, ये हर एक कंट्री के पास होता है जो प्रेसिडेंसी में है। मान लो जिस कंट्री में हो रहा है, मान लो जिस कंट्री में G20 हो रहा है, तो उसके पास ये पावर रहता है कि वो किसी को भी बुला सकता है। ठीक है, उस साल कंट्री का G20 समिट में वो किसी भी कंट्री को बुला सकता है एंड वो किसी भी कंट्री को जो है वो परमानेंट मेंबर भी घोषित कर सकता है। तो इस साल का प्रेसिडेंसी किसके पास था, इंडिया के पास था। तो इंडिया के पास ये पावर था कि उसने अफ्रीकन यूनियन को बुलाया और यहाँ पे जो है ये डिसीजन लिया गया कि हम लोग जो है अफ्रीकन हम लोग परमानेंट मेंबर घोषित कर देंगे। अब ये जो अफ्रीकन यूनियन को जो परमानेंट मेंबर जो घोषित किया, इसके पीछे इंडिया का भी कुछ फायदा होगा या फिर इसका कोई सिग्निफिकेंस तो होगा, नहीं तो इंडिया एकदम से अफ्रीकन यूनियन को क्यों बुलाएंगे। तो कौन कौन से सिग्निफिकेंस थे, तो उसी के ऊपर जो है अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो चलते हैं फर्स्ट सिग्निफिकेंस के तरफ। फर्स्ट सिग्निफिकेंस क्या था, देखो इसके बारे में बात करें तो ये है वो क्या था, देखो जो सिग्निफिकेंस था वो क्या था, पहला सिग्निफिकेंस क्या है, टू रेज द वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ, टू रेज द वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ, क्योंकि ये क्या है, अफ्रीका जो है ये ग्लोबल साउथ में आता है। अब देखो ग्लोबल साउथ यानी कि जो डेवलपिंग नेशंस है वही है। अब अगर डेवलपिंग नेशंस अगर अपने प्रॉब्लम्स को अगर इंटरनेशनल फोरम में अगर प्रेजेंट करेंगे, अगर फोरम कौन सा है, G20 समिट। ठीक है, यहाँ पे अगर प्रेजेंट करेंगे तो इससे क्या है, वर्ल्ड का इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो उससे उससे जो है और बढ़े। तो अल्टीमेटली जो है ये क्या, सेकंड क्या है, 2
सबका साथ, साथ सबका विकास, साथ सबका विकास एट अ ग्लोबल लेवल, क्या करना चाहता है, ठीक है। सबका विकास है, इसको इंडिया जो है ग्लोबल लेवल पे ये इसको जो है पोर्ट्रे करना चाहता है। सबका साथ सबका विकास यानी कि इंक्लूसिविटी, जो इंक्लूसिविटी को यहाँ पे जो है प्रोमोट कर रहा है, जो इंक्लूसिविटी है उसको जो है यहाँ पे प्रोमोट किया, ठीक है। इंक्लूसिविटी है ये हम लोगों को इस साल का बजट में भी देखने को मिला था, कृषि है, 7 है, उसमें भी जो है इंक्लूसिविटी को लाया गया है और अच्छी चीज को इंडिया में अगर हम अगर देखें तो इंडिया के जो है रिसोर्स एक्सेस मिलेगा, access to, India will have access to अफ्रीका, क्योंकि हम लोगों को पता है कि अफ्रीका में जो है रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है, तो इंडिया के पास जो है एक्सेस मिल जाएगा रिसोर्सेज का, और अगर रिसोर्सेज का अगर यहाँ पे एक्सेस मिल जाएगा देन अल्टीमेटली ये जो है फायदा होगा इंडिया के लिए, तो फायदा होगा ही होगा, तो वहां पे इंडस्ट्री बनेंगे तो ये अफ्रीका के लिए भी फायदा होगा, तो दोनों के लिए ये फायदा होगा। अब चौथा क्या है कि इंडिया के इंडिया के पास जो काउंटर चाइना जो है को भी काउंटर कर सकते हैं, क्योंकि अफ्रीका में अगर इंडिया का अगर यहाँ पे अगर रिलेशन अगर अच्छा हो गया, अगर बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स अगर बूम करने लगे अफ्रीका के साथ, अल्टीमेटली इंडिया के लिए और इंडिया जो है ये चाइना को काउंटर कर सकता है। तो स्ट्रेटेजिक ओशन, अगर हम लोग समुंदर जो जियो स्ट्रेटेजिक ओशन के बारे में देखें, पायरेसी प्रॉब्लम्स है, ठीक है, वहां पे पायरेट्स हैं, हम लोग को पता है कि सोमालिया में पायरेट्स हैं, ठीक है, टेररिस्ट है बहुत, तो इस चीज को भी जो है इंडिया काउंटर कर सकता है अफ्रीका के मदद से, तो ये भी एक जो है यहाँ पे फायदा मिलेगा, अफ्रीका को मिलेगा। एक और जो हम बोल सकते हैं लास्ट पॉइंट है, सिक्योरिटी काउंसिल। अब देखो ये जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है ना, इसका परमानेंट मेंबर इंडिया नहीं है, नहीं परमानेंट मेंबर बनना है इंडिया को जो है वोट चाहिए। अब अफ्रीकन यूनियन को यहाँ पे इंक्लूड कर दिया इंडिया, लोग बोल सकते हैं है बन सकता है, क्योंकि परमानेंट मेंबर के लिए कौन वोट करेगा, ठीक है, कौन वोट करेगा, तो यहाँ है इंक्रीज वोट ब्लॉक, तो इसमें बढ़ा सकता है, तो इसमें यूनियन तो जो है सिक्योरिटी काउंसिल का बन सकता है, तो ये जो है सिग्निफिकेंसेस हैं
क्यों इंडिया जो है अफ्रीकन को इंक्लूड किया, किसी को समझ में तो है, टू रेस द ग्लोबल, देन वर्ल्ड लेवल पे सबका विकास को रिप्रेजेंट कर। अगर हम लोग इकोनॉमिक एंगल से देखें तो इंडिया के पास जो है रिसोर्स रिच अफ्रीका का जो है एक्सेस मिल जाए। देन उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो इंडिया के पास जो अपॉर्चुनिटीज मिल जाएगा टू काउंटर चाइना, अगर अफ्रीका के साथ अगर कॉमर्स अगर हुआ तो। देन अगर हम लोग जियो स्ट्रैटेजी के बारे में अगर देखें तो इंडिया को एक्सेस मिल जाएगा हॉर्न ऑफ अफ्रीका का। तो वहां पे जो एक अफ्रीकन कंट्री है सोमालिया, जहाँ पे पायरेट्स का इशू है, जहाँ पे टेररिस्ट का इशू है, तो वहां पे जो इंडिया अफ्रीका के साथ टेररिज्म को जो है कम कर सकता है। देन लास्टली मोस्ट इंपोर्टेंट जो है जियो पॉलिटिकल स्ट्रेटजी, वो क्या है कि इंडिया जो है यूएनएससी का परमानेंट मेंबर बन सकता है। और ये जो यूएनएससी का जो परमानेंट मेंबर बनेगा तो कैसे बनेगा, तो इंडिया के पास जो है एक वोट ब्लॉक मिल जाएगा, तो इंडिया को वोट करेगा यूनियन, ठीक है, इंडिया को जो है अफ्रीकन यूनियन वोट करेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग इनिशिएटिव में आते हैं। देखो इस अफ्रीकन यूनियन जो है ये 55 कंट्रीज से बने हैं, ये जो है ये 55 कंट्रीज से बने हैं, ठीक है। अफ्रीकन यूनियन कंसिस्ट ऑफ 55 कंट्रीज, ठीक है, जिसके प्रेसिडेंट है आजाली आसवानी, ठीक है। नेक्स्ट इनिशिएटिव ये भी एक इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है, जिसका नाम क्या है आईमेक, जिसका नाम क्या है आईमेक, इसका नाम है आईमेक, यानी कि इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर। इंडिया ये जो है मिडिल ईस्ट और यूरोप के बीच में। अब देखो इंडिया से मान लो कोई भी सामान लेके इंडियन ओशन हो, यहाँ जो है यहाँ पे रेलवेज एंड रोडवेज बनेंगे, फिर यहाँ पे करते हुए चला जाएगा ये कहाँ पे यूरोप में अगर गया तो यहाँ पे जो है नॉर्थ जाएगा। यहाँ पे अगर हम लोग देखें ये क्या है ये यूरोप, तो यहाँ पे जो है नॉर्थ अटलांटिक पार करके ये एंटर कर सकता है। तो ये एक बड़ा जो है इकोनॉमिक कॉरिडोर बन जाएगा और इसका नाम क्या रखा गया है मॉडर्न स्पाइस रूट, इसका नाम रखा गया है मॉडर्न स्पाइस रूट, ठीक है, नोट कर लेना, इसका नाम रखा गया है मॉडर्न स्पाइस रूट। अब ये जो आईमेक है इस आईमेक का सिग्निफिकेंस क्या है, देखो सबसे पहला सिग्निफिकेंस, यहाँ पे सिग्निफिकेंस हम लोग लिख लेते हैं, सिग्निफिकेंस देखो सब टू काउंटर ओबीओआर, टू काउंटर ओबीओआर, ओबीओआर का फुल फॉर्म क्या है वन बेल्ट रोड, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव। ये जो है ये किसका इनिशिएटिव है, वो ये चाहता है कि हर एक कंट्री में जो हम लोग रोडवेज बनाएं ताकि हम लोग का जो ट्रेड एंड कॉमर्स है वो और जो है इम्प्रूव हो। चाइना यही चाहता है कि हर कंट्री में जो रोडवेज बनाए, तो इसी को काउंटर करने के लिए इंडिया ने क्या किया है, इंडिया ने ये आईमेक कॉरिडोर को जो है यहाँ पे बनाने के बारे में बातचीत किया है कि इंडिया के साथ मिडिल ईस्ट के साथ यूरोप जो है कनेक्ट हो जाएगा। उसके साथ साथ जो है बाद में यूएसए में भी जो है ये सामान पहुंच जाएगा, ठीक। तो हम लोगों ने देखा पहला सिग्निफिकेंस क्या है चाइना का ओबीओआर वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव को काउंटर करना। क्या है ये जो ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, तो इसका सेकंड boost trade and investment, it will boost trade and investment, ये जो ट्रेड इन्वेस्टमेंट
करेगा फ्रॉम वेस्ट एशियन कंट्रीज, सो इट विल बूस्ट ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट फ्रॉम वेस्ट एशियन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, अगर सामान माल यहाँ से होते हुए जाएगा तो यहाँ पे बड़े बड़े शहर है, यहाँ पे क्या है, बड़े बड़े शहर है, जैसे ही सामान होते हुए जाएगा तो वहां पे भी जो हम लोगों को इकोनॉमिक बूस्ट देखने को मिलेगा, वहां पे भी ट्रेड एंड कॉमर्स बिजनेसेस बढ़ेंगे, तो अल्टीमेटली इंडिया के लिए भी फायदा है। देन उसके बाद क्या है, ये क्या है, चीपर रोड, इट चीपर रेलवेज एंड रोडवेज ट्रांजिट इससे होगा। देन अगर हम लोग चौथा पॉइंट के बारे में बात करें तो देखो क्या होता था, यहाँ पे क्या है, सुएज कनाल, यहाँ पे क्या है, सुएज कनाल, ये सुएज कनाल के होते हुए ये यूरोप में जाता था। और सुएज कनाल क्या है, सबसे सबसे क्या बिजिएस्ट कनाल में से एक है, सबसे बिजिएस्ट कनाल में से एक है। और अगर बिजिएस्ट कोई अगर चीज है, अगर वो अगर ज्यादा डिमांड में है तो अल्टीमेटली उसका खर्चा ज्यादा आएगा। अगर कोई चीज अगर ज्यादा डिमांड में है तो उसके लिए जो है ज्यादा पैसा पे करना पड़ेगा तुमको। तो ये जो बिजिएस्ट कैनाल है, जो सुएज कैनाल है, इसको जो हम लोग अवॉइड कर सकते हैं, और ये सुएज कैनाल को अगर हम लोग अवॉइड कर तो क्या इस्तेमाल करेंगे, जो रोडवेज है और जो रेलवेज है, इससे क्या खर्च है वो कम आ जाएगा। सो इट विल बाईपास द कंजेस्टेड सुएज कैनाल। ठीक है, सो इट विल बाईपास द कंजेस्टेड सुएज कैनाल, द कंजेस्टेड सुएज canal which the cargo ships now use, the cargo ships देखने को मिलेगा। तो ये भी जो है एक इनिशिएटिव है, तो इसका इंपॉर्टेंस समझ में आया। सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्या है कि चाइना का जो इनिशिएटिव है उसको हम लोग काउंटर कर सकते हैं। सेकंड क्या है कि ये ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट को बूस्ट करेगा, क्योंकि ये क्या है, मिडिल ईस्ट और यूरोपियन कंट्रीज को कनेक्ट कर रहा है, तो वहां पे अगर रोडवेज एंड रेलवेज बनेंगे तो अल्टीमेटली जो है ट्रेड एंड कॉमर्स वहां पे बूस्ट होगा। क्या है, लीड टू रेलवेज एंड रोडवेज ट्रांजिट, इससे जो है हम लोगों को चीपर रेलवेज एंड रोडवेज ट्रांजिट देखने को मिलेगा। एंड लास्टली जो है, जो कॉन्जेस्टेड सुएज कैनाल है, जो कॉन्जेस्टेड सुएज कैनाल है उसको जो हम लोग बाईपास कर सकते हैं, जो कि अभी जो है करते हैं, तो उसको जो हम लोग बाईपास कर सकते हैं। तो इसका इफेक्ट में हम लोगों को क्या देखने को मिलेगा, चीपर ट्रांजिट हम लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, चीपर ट्रांजिट हम लोगों को देखने को मिलेगा। क्लियर है हर किसी को, क्लियर है हर किसी को। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट है ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव। देखो नेक्स्ट जो है ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव। देखो ब्लैक सी जो है यहाँ पे है, ये जो है ब्लैक सी है। देखो ये जो है ब्लैक सी है। अब ये ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव क्या है, देखो ये नाम जो है किसने दिया है, ये नाम दिया है यूएन ने, ये नाम दिया है यूनाइटेड नेशन ने। ठीक है, तो ये यूनाइटेड नेशन ने नाम क्यों दिया है, क्योंकि देखो जब रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा था, अब कहीं पे भी अगर वॉर चलेगा तो उसका ट्रेड एंड कॉमर्स इफेक्ट होगा, उसका ट्रेड एंड कॉमर्स तो इफेक्ट होगा। तो जैसे ही ये वॉर चल रहा था, अब देखो यूक्रेन से क्या है, बहुत सारे ग्रेन्स जो है देखो पूरा वर्ल्ड में जाता है। देखो यहाँ पे एक पूरा देखो यहाँ पे जो ट्रांजिट्स हैं उसका देखो पूरा एक यहाँ पे चार्ट बनाया गया है कि कौन कौन से कंट्रीज में ये ग्रेन्स जाते हैं। अब मान लो इतने कंट्रीज में ये ग्रेन्स जाते हैं, अगर कोई ग्रेन्स अगर ना निकले तो पूरा इन्फ्लेशन देखने को मिलेगा, क्योंकि डिमांड तो, यूएन ने ऐसा कहा कि देखो कोई बात नहीं, बट यहाँ पे जो ग्रेन्स हैं
उसमें जो है कोई चाहिए, ठीक है। तो यूक्रेन से जो ग्रेन है उसमें जो है कोई रोक नहीं लगनी चाहिए। आता है। अब तुम्हारे मन में क्वेश्चन आ सकता है कि सर इंडिया तो उतना कोई ग्रेन मैन तो लेता नहीं है यूक्रेन से, बट ये ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव को यहाँ पे फिर, क्योंकि मैंने इसको इसलिए मेंशन किया क्योंकि इसके जो है दो सिग्निफिकेंस हैं, इसके जो है दो सिग्निफिकेंस हैं। तो हम लोग देख लेते हैं कि इसके कौन कौन से सिग्निफिकेंस हैं, क्योंकि इसके सिग्निफिकेंस जो है ये इंपॉर्टेंट बन जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो इसके कौन कौन से सिग्निफिकेंस हैं हम लोग देख लेते हैं। तो देखो इसके सबसे पहला जो सिग्निफिकेंस है, देखो इसका सबसे पहला जो सिग्निफिकेंस है वो क्या है कि डिक्लेरेशन टू कॉल ऑफ द वॉर। सबसे पहला सिग्निफिकेंस वो क्या है? डिक्लेरेशन टू कॉल ऑफ द वॉर। डिक्लेरेशन टू ऑफ द वॉर। डिक्लेरेशन टू कॉल ऑफ द वॉर। तो यही चाहता है इंडिया कि ये जो है डिक्लेरेशन टू कॉल ऑफ वॉर। ठीक है। सो इंडिया wants to represent itself as a peace loving country। इंडिया क्या रिप्रेजेंट करना चाहता है अपने आप को? एज अ पीस लविंग कंट्री जो है यहाँ पे रिप्रेजेंट करना चाहता है। देन नेक्स्ट सिग्निफिकेंस के बारे में अगर बात करें, अगर हम लोग सेकंड सिग्निफिकेंस बारे में बात करें, तो यहाँ पे जो है इंडिया रिप्रेजेंट करना चाहता है, इंडिया ये रिप्रेजेंट करना चाहता है कि इंडिया का इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है, कि इंडिया हैज इट्स ओन फॉरेन पॉलिसी। इंडिया हैज इट्स ओन फॉरेन पॉलिसी। इंडिया के पास जो है अपना खुद का फॉरेन पॉलिसी है। सो इंडिया हैज ओन फॉरेन पॉलिसी। इंडिया करना चाहता है वर्ल्ड लेवल पे। इसलिए देखो इंडिया इंडिया नाइदर सपोर्ट्स रशिया, ये ना सपोर्ट करता है, नॉर यूक्रेन, ना ही ये यूक्रेन को सपोर्ट करेगा। ठीक है। तो इंडिया के पास जो अपना खुद का फॉरेन पॉलिसी है, ये ना तो रशिया को सपोर्ट करेगा और ना ही जो है यूक्रेन को सपोर्ट करेगा। इंडिया किसको फॉलो करता है? अपना मिडिल पाथ जो पॉलिसी है, अपना जो मिडिल पाथ को जो है यहाँ पे इंडिया जो है सपोर्ट करता है। ठीक है। तो ये जो है ये दोनों चीजें जो है यहाँ पे इंडिया जो है रिप्रेजेंट करना चाहता है वर्ल्ड लेवल पे, इसलिए जो है ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव को यहाँ पे लाया गया। ठीक है। देन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आ जाता है इंडिया टू लॉन्च ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस। इंडिया टू लॉन्च ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस। ये जो ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट बन सकता है। ये ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस जो है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट बन सकता है। अब देखो ये ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस है क्या? ये जो ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस है ना, इसके थ्रू इंडिया क्या एम करता है कि हम लोग जो है जो सस्टेनेबल फ्यूल, जो फॉसिल फ्यूल यूज करते हैं ना, तो उसको जो है हम लोग क्या करेंगे, जो फॉसिल फ्यूल्स यूज करते हैं उसको क्या हम लोग चेंज करके अभी जो है उसके जगह पे हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। सो इससे जो है क्या है कि इट एम्स टू एक्सीलरेट the transition to accelerate the transition it aims to accelerate the transition from using fossil fuel to renewable source of energy।
टू रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, टू रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, कि यही चाहता है कि हम लोग जो फॉसिल फ्यूल यूज कर रहे हैं उससे चेंज करके हम लोग जो है जो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है उसका हम लोग इस्तेमाल करें। अब ये जो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का अगर हम लोग इस्तेमाल करेंगे, जैसे मान लो सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया, टाइडल एनर्जी हो गया, तो अल्टीमेटली इससे फायदा क्या मिलेगा? इससे फायदा यही मिलेगा कि जो नेट जीरो कार्बन एमिशन है उसको जो है हम लोग यहाँ पे अचीव कर सकते हैं। उसके साथ साथ और क्या कहा है? इंडिया अर्ज्ड टू टेक अ प्ली, इंडिया अर्ज्ड टू टेक अ प्ली फॉर इथेनॉल ब्लेंडिंग, फॉर इथेनॉल ब्लेंडिंग, कि ये चाहता है, इंडिया ये चाहता है कि इथेनॉल ब्लेंडिंग किया जाए फॉसिल फ्यूल में, फॉर इथेनॉल ब्लेंडिंग अप टू 20%, अप टू 20%। तो इससे इंडिया को फायदा क्या मिलेगा? अब देखो सबसे ज्यादा शुगर केन कहां पे प्रोड्यूस होता है? देखो सबसे ज्यादा शुगर केन प्रोड्यूस होता है इंडिया में, और सबसे ज्यादा जो शुगर केन प्रोड्यूस होता है इंडिया में, और हम लोग को पता है कि इथेनॉल किससे प्रोड्यूस होता है? इथेनॉल प्रोड्यूस होता है शुगर केन से। तो सबसे ज्यादा अगर शुगर केन इंडिया में प्रोड्यूस होता है और इथेनॉल अगर शुगर केन से प्रोड्यूस होता है, तो अल्टीमेटली फायदा किसको मिलेगा? इंडिया को फायदा मिलेगा ना। तो इसीलिए इंडिया जो है यहां पे ये प्ली किया है, ठीक है, कि हम लोग जो है पूरा वर्ल्ड लेवल पे जो हम लोग इथेनॉल ब्लेंडिंग करें अप टू 20%, तो इससे जो है इंडिया को भी फायदा मिलेगा। अब देखो ये जो ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस है इसके सिग्निफिकेंस क्या है? ये जो ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस है इसके सिग्निफिकेंस क्या है? इंडिया जो है और क्यों इसको इतना बढ़ावा दे रहा है? तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इसके सिग्निफिकेंस कौन कौन से हैं। सिग्निफिकेंस, पहला सिग्निफिकेंस देखो, जो सबसे पहला सिग्निफिकेंस वो कौन सा है? सबसे पहला सिग्निफिकेंस यही है कि इट विल हेल्प इंडिया, इट विल, एक है इंडिया को हेल्प करेगा, इट विल हेल्प इंडिया टू अचीव कार्बन एमिशन टारगेट, नेट जीरो कार्बन एमिशन टारगेट, कार्बन एमिशन टारगेट। कब तक का ये टारगेट है? ये टारगेट है 2070 का। याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि इंडिया का नेट जीरो कार्बन एमिशन टारगेट कब तक का है? 2070 तक का ये टारगेट है। 2070 तक का जो है ये टारगेट है, ठीक है। सो इट विल हेल्प इंडिया टू अचीव इट्स नेट जीरो कार्बन एमिशन टारगेट बाय 2070, ठीक है, बाय 2070। उसके साथ साथ एक और सिग्निफिकेंस है, उसके साथ साथ एक और सिग्निफिकेंस है। दूसरा सिग्निफिकेंस क्या है? कि इट विल हेल्प इंडिया टू लीड द वर्ल्ड, द वर्ल्ड आगे बढ़ रहा है तो उसको लीड कौन करेगा? इंडिया लीड करेगा। तो ये भी जो है एक सिग्निफिकेंस बन जाता है इंडिया के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस। एंड लास्टली एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक और सिग्निफिकेंस बन जाता है जो क्या है? डोमेस्टिक, जो क्या है? जो डोमेस्टिक इशू है, डोमेस्टिक। अब देखो डोमेस्टिक इशू क्या है? स्टबल बर्निंग का इशू है, जो अभी हम लोगों को देखने को मिल रहा है दिल्ली में, ठीक है। दिल्ली में हम लोगों को हर साल देखने को मिलता है ये स्टबल बर्निंग का इशू। क्या होता है कि जो हरियाणा पंजाब में क्या है, जो फसल जब काटे जाते हैं उसके बाद जो रिमेनिंग जो बचते हैं उसको क्या है? जला दिया जाता है, और उसके वजह से क्या होता है? उसके वजह से पॉल्यूशन होता है। तो यहाँ पे जो है जो डोमेस्टिक जो स्टबल बर्निंग इशू है उसके ऊपर भी बातचीत किया गया है। अभी जो है उसके ऊपर क्या किया जाएगा? जो है राइस हस्क को यूज किया जाएगा, राइस हस्क, यानी कि जो जो पैडी होते हैं ना, पैडी के जो छिलके होते हैं, जो राइस हस्क हैं, तो उससे क्या है? बायोफ्यूल बनाया जाएगा। तो डोमेस्टिक जो स्टबल बर्निंग इशू है उसमें भी जो है यहाँ पे बातचीत किया गया है कि हम लोग जो है राइस हस्क से क्या बनाएंगे? बायोफ्यूल बनाएंगे। तो उससे क्या है? ये जो स्टबल बर्निंग का जो इशू है वो भी जो है नहीं रहेगा। तो ये जो है ये सिग्निफिकेंसेस है किसका? ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस का, कि इसमें जो है इंडिया ने ये अर्ज किया है कि वो जो है इथेनॉल ब्लेंडिंग को जो है वर्ल्ड लेवल पे एनकरेज करेगा
फॉर अप टू 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग। उसके साथ साथ जो है ये एम करता है कि जो फॉसिल फ्यूल से लेके हम लोग जो है रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी में हम लोग कैसे जो है चेंज करें, ठीक है, अपने आप को कैसे जो है धीरे धीरे चेंज करें। और इससे फायदा क्या मिलेगा कि इंडिया का जो नेट जीरो कार्बन एमिशन टारगेट है 2070 का, वो अचीव कर सकता है इंडिया बहुत जल्दी। और उसके साथ साथ ये जो है इंडिया को हेल्प करेगा टू लीड द वर्ल्ड इन एनर्जी ट्रांजिशन, कि ये जो वर्ल्ड में जो एनर्जी जो ट्रांजिशन हम लोग कर रहे हैं फॉसिल फ्यूल से रिन्यूएबल एनर्जी, तो इसमें जो है हेल्प करेगा किसको, इंडिया को। एंड लास्टली जो है इंडिया का जो डोमेस्टिक प्रॉब्लम है, जो अपना प्रॉब्लम है स्टबल बर्निंग का, ठीक है, जो स्टबल बर्निंग का जो इशू है, तो उसके ऊपर भी बातचीत किया गया। वहां पे राइस हस्क से जो है बायोफ्यूल बनाए जाएंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो मिलेट ट्रायोलॉजी। नेक्स्ट देखो मिलेट ट्रायोलॉजी। नेक्स्ट देखो मिलेट ट्रायोलॉजी। मिलेट ट्रायोलॉजी इस जो है क्या है, यूएन ने क्या डिक्लेयर 2023, जो 2023 यूएन डिक्लेयर्ड एज द ईयर ऑफ, इंपॉर्टेंट है पॉइंट ऑफ व्यू से, एज द ईयर ऑफ मिलेट्स। यूएन ने ऑलरेडी डिक्लेयर किया है एज द ईयर ऑफ मिलेट्स। उसके साथ साथ, ठीक है, इंडिया ने जो है G20 वेजिटेरियन डिनर जो है सर्व किया है। सो इंडिया सर्व्ड G20 वेजिटेरियन डिनर, वेज डिनर, which was rich in millets, which was ये, ठीक है। देन उसके बाद हम लोगों ने ये भी देखा कि इंडिया जो है बजट में श्री अन्न इनिशिएटिव को लॉन्च किया था, श्री अन्न इनिशिएटिव को लॉन्च किया था, ठीक है। तो ये अंडर श्री अन्न इनिशिएटिव क्या कहा गया है कि इंडिया क्या बन जाएगा, इंडिया विल बिकम अ ग्लोबल हब, इंडिया विल बिकम अ ग्लोबल हब फॉर मिलेट्स। इंडिया जो है मिलेट्स के लिए एक ग्लोबल हब बन जाएगा। उसके बाद हम लोगों को यह भी पता है इंडिया क्या है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। इंडिया जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ऑफ मिलेट्स। इंडिया जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिलेट्स, ठीक है। एंड एक्सपोर्टर में अगर बात करें तो इंडिया जो है एक्सपोर्टर में सेकंड नंबर पे आता है। इंडिया जो है एक्सपोर्टर में सेकंड नंबर पे आता है, फर्स्ट नंबर पे आता है यूक्रेन, ठीक है। तो ये जो है ये बन गया मिलेट ट्रायोलॉजी, ये जो है ये बन गया मिलेट ट्रायोलॉजी। सबसे पहला तो ये है कि 2023 में यूएन ने डिक्लेयर किया है एज द ईयर ऑफ मिलेट्स। 2023 को यूएन ने डिक्लेयर किया है एज द ईयर ऑफ मिलेट्स। उसके साथ साथ इंडिया ने क्या किया है, इंडिया ने यहां पे जो है सर्व किया है, इंडिया ने सर्व किया है G20 में वेजिटेरियन जो डिनर है, ठीक है, जो वेजिटेरियन जो डिनर है उसको सर्व किया है, जो क्या था, जो मिलेट से भरा हुआ था। उसके बाद जो है इंडिया ने श्री अन्न इनिशिएटिव को ऑलरेडी बजट में ही कहा है, श्री अन्न इनिशिएटिव को, जहां पे इंडिया जो है ग्लोबल हब ऑफ मिलेट्स बनेगा, तो उसके लिए जो है IIMR हैदराबाद के साथ जो है यहाँ पे टाई अप किया है, जहां पे IIMR हैदराबाद के साथ जो है यहाँ पे टाई अप किया है, ठीक है। उसके बाद क्या है, इंडिया जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिलेट्स है एंड सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ मिलेट्स, एंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ मिलेट्स कौन है, यूक्रेन है, ठीक है। समझ में आया। चलो नेक्स्ट इनिशिएटिव की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इनिशिएटिव जो है दैट इज डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। जो नेक्स्ट इनिशिएटिव है दैट इज डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। अब देखो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में किसके ऊपर मेनली फोकस किया गया है, ऑन सेफ एंड सिक्योर। सो मेन फोकस क्या है, ऑन सेफ एंड सिक्योर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑन सेफ एंड सिक्योर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। उसके ऊपर जो है मेनली यहां पे फोकस किया गया है, ठीक है। फिर और क्या बोला गया है, प्रोटेक्शन ऑफ IPR, प्रोटेक्शन ऑफ IPR। IPR का फुल फॉर्म क्या है,
लिख लेना इंटेलेक्चुअल प्रोटेक्शन ऑफ आईपीआर, फुल फॉर्म है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। अब ये है क्या, ध्यान से सुनना, आईपीआर है क्या। अगर मान लो कोई कंट्री, अगर मान लो हमारे कंट्री में आता है, और मान लो हमारे कंट्री का कोई कंपनी, अगर मान लो कोई एक वैक्सीन प्रोड्यूस किया है किसी भी डिजीज के अगेंस्ट में, वो कंट्री आता है, यहां से पूरा फॉर्मूला सीख लेता है, वो जाके वहां पे वो वैक्सीन बनाता है, बना के उसको पेटेंट कर लेता है। तो इससे प्रॉब्लम किसको होगा, इससे इंडियन कंपनी को जो प्रॉब्लम होगा ना, क्योंकि इंडियन कंपनी मान लो जो पैसा कमाना चाहता था वो अभी वो कमा नहीं पाएगा। सो देयरफॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में ये कहा गया है कि जिस भी कंट्री का ये सामान है, मान लो जिस भी कंट्री की तरफ से मान लो कुछ बनाया गया है, उसी के पास जो है ये पावर रहेगा, उसी के पास ये पावर रहेगा कि इसको जो है पेटेंट वो कर सकता है। देन इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ये जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है इसका सिग्निफिकेंस क्या है। सो इट विल हेल्प इरेडिकेट द डिजिटल डिवाइड। तो सबसे पहले आ जाते हैं हम लोग सिग्निफिकेंस में, आ जाते हैं हम लोग सिग्निफिकेंस में। सो इट विल हेल्प टू इरेडिकेट, मतलब इसको दूर करना, इट विल हेल्प टू इरेडिकेट द डिजिटल डिवाइड, की जो डिजिटल डिवाइड है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो अभी डिजिटली अकस्टम नहीं है, वो लोग यूज नहीं कर सकते, मान लो यूपीआई पेमेंट नहीं कर सकते हैं, वो लोग कैश यूज कर रहे हैं। तो ये जो डिजिटल डिवाइड है इस चीज को जो है इरेडिकेट करने में मदद करेगा। उसके साथ साथ जो है और क्या है, यूपीआई को जो है ग्लोबलाइज किया जाए, यूपीआई को ग्लोबलाइज किया जाएगा, यूपीआई को ग्लोबलाइज किया जाएगा। हालांकि धीरे धीरे जो है यूपीआई दूसरे कंट्रीज में भी जा रहे हैं, रुपए को भी जो है ग्लोबलाइज किया जा रहा है। देन जो बायोपाइरेसी है, जो बायोपाइरेसी है आईपीआर का, उसके ऊपर भी ध्यान दिया जाएगा। देन ये जो है जो डिजिटल लिटरेसी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो है थर्ड सिग्निफिकेंस बन जाएगा कि इट विल हेल्प टू इम्प्रूव, it will help to improve digital literacy, it will help to improve digital literacy like, ठीक है, लाइक कौन कौन से, जैसे ओटीपी स्कैम होता है ना, अभी अभी ओटीपी स्कैम बहुत बढ़ गया है, ठीक है, ओटीपी स्कैम हो गया। फिर क्या है, फिशिंग हो गया, ठीक है, किसी को लालच दिखा के, जैसे मान लो आपको इतना लोन मिल गया है, उस लिंक में जैसे क्लिक करोगे तुम्हारे बैंक अकाउंट से पैसा कट जाएगा, तो ये हो जाएगा फिशिंग, ओटीपी स्कैम। अभी फिर से व्हाट्सएप में बहुत सारे स्कैम्स आ रहे हैं, तो इसके जो है लोगों को जो है और लिटरेट करना, जिसे डिजिटल लिटरेसी कहा गया है, ठीक है। देन आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट नेक्स्ट इनिशिएटिव में, नेक्स्ट इनिशिएटिव में जो क्या है, मैनहट्टन प्रिंसिपल। नेक्स्ट इनिशिएटिव जो क्या है, मैनहट्टन प्रिंसिपल, ठीक है, मैनहट्टन प्रिंसिपल, यानी कि ये क्या है, ये वन हेल्थ अप्रोच, जो वन हेल्थ अप्रोच है, जो वन हेल्थ अप्रोच है उसको जो है यहाँ पे सपोर्ट किया जा रहा है, जो वन हेल्थ अप्रोच है उसको यहाँ पे सपोर्ट किया जा रहा है, ठीक है। अब देखो अंडर मैनहट्टन प्रिंसिपल ये कहा गया है कि देखो जो ह्यूमन डिजीजेस हैं, जो एनिमल डिजीजेस हैं, और जो एनवायरमेंट है, ठीक है, तो जब तक ह्यूमंस एनिमल को इंटरफेयर नहीं करेगा या फिर एनवायरमेंट में इंटरफेयर नहीं करेगा, देन कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर ह्यूमन अगर एनिमल्स को इंटरफेयर करेगा, अगर एनवायरमेंट में अगर इंटरफेयर करेगा, देन हम लोगों को ये डिजीजेस देखने को मिल सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या है, कोविड-19। कोविड-19 ये कहां से आया, ये बैट से आया ना ह्यूमंस के पास, ये बैट से आया ह्यूमंस के पास। फिर एक और देखने को मिलता है नीपा वायरस, इस साल भी हुआ था नीपा वायरस, केरला में देखने को मिलता है, 2018 से चल रहा है, ठीक है, नीपा वायरस। तो ये भी जो है बैट से आता है, फ्रूट बैट से आता है, ठीक है, ह्यूमंस को। तो इसमें क्या है कि ह्यूमंस जो है इंटरफेयर कर रहे हैं एनिमल्स के जगह में, ठीक है। तो इसीलिए ये जो है वायरसेस हम लोग को देखने को मिल रहा है, कोविड-19 जो जिसे कोरोना वायरस कहा जाता है, देन नीपा वायरस, ये प्रॉब्लम्स हम लोग को देखने को मिल रहा है, ठीक है। देन इसके सिग्निफिकेंस क्या है, इसके सिग्निफिकेंस क्या है, इसके सिग्निफिकेंस जो है बन जाता है, सबसे पहला
ठीक है, उसके साथ जो है हम लोगों को उसको फॉलो करना चाहिए। वी मस्ट एडहियर टू मैनहट्टन प्रिंसिपल्स। सिग्निफिकेंस क्या है? कॉशियस, ठीक है, चीजों के ऊपर जो हम लोग अगर ध्यान देंगे देन हम लोग ये जो वन है इसको जो है हम लोग यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है ये इनिशिएटिव है इंडिया द्वारा जो कि लिया गया है इस साल का G20 में। आई होप तुम सबको समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये जो है ये कुछ सिग्निफिकेंसेस हैं जो इंडिया द्वारा लिया गया था। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं तक। सबको टाटा, गुड बाय, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।